बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हियर फॉर आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। बिफोर स्टार्टिंग आवर फिफ्थ लेक्चर हम रीकैप ले लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें स्टडी की। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी कोर्स आउटलाइन का सेकेंड जो मॉड्यूल था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजमेंट, हमने उसके जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स थे उनको स्टडी किया। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हमने इन डिटेल स्टडी किया। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे हमने उन्हें स्टडी किया। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिसाइड मैनेजिंग पीपल एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट, अनसर्टेनिटी को भी मैनेज करना एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक प्रोजेक्ट को इन रिस्पॉन्स टू अनसर्टेनिटी मैनेज करना भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो फॉर दैट वी स्टडीड मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल। मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल में हमने उन एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया उन जो कि अनसर्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट ट्रायंगल, अगर हम इन कॉन्स्ट्रेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इन एट्रीब्यूट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, तो जो भी रिस्क है, जो भी अनसर्टेनिटी है, उसके इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं। फिर हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया कि उनका इंटरेक्शन कॉन्स्ट्रेंट्स का आपस में किस तरह, कैसे एक ग्रुप के एक एलिमेंट को चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या होगा। जब हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं तो हम बिफोर फेसिंग द प्रॉब्लम हम पहले ही उस पर काम कर लेते हैं ताकि हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। सो दैट वाज अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है कि आज के लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, जो कि हमारी कोर्स आउटलाइन का थर्ड मॉड्यूल है और सबसे लेंथी मॉड्यूल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की अम्ब्रेला के अंडर हम सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है क्या। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स में ताकि हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। देन हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट मॉड्यूल है इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन, उसको हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज to ensure that software products and software engineering services are delivered efficiently, effectively and to the benefit of stakeholders. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को अप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे, ताकि हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज हैं वो एफिशिएंटली दे सके, इफेक्टिवली, और स्टेक होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब ये टर्म्स एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि एफिशिएंटली क्या है, इफेक्टिवली क्या है, स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि इन पे हम ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। सो अब हमने कहा कि इट्स एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी? प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हम अप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, ताकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको हम फैसिलिटेट कर सकें और ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकें, और ज़्यादा हमारी जो डेवलपमेंट है उसमें एक्यूरेसी आ सके, उसमें क्वालिटी आ सके, उसमें एफिशिएंसी आ सके, उसमें इफेक्टिवनेस आ सके। फाइन। So planning, coordinating, measuring, monitoring, controlling and reporting, these are the management activities. अब इनमें से mostly हमने 4 main functions of management हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो ऑलरेडी हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जो रह भी गया है। इस मॉड्यूल के अंदर हम इन सब एक्टिविटीज़ को इन डिटेल स्टडी करेंगे। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को भी उसी तरीके से मैनेज किया जा सकता है जैसे हम दूसरे किसी भी डिसिप्लिन के प्रोजेक्ट को, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स को हम मैनेज करते हैं। बट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं जो बाकी प्रोजेक्ट से डिफरेंट हैं।
जो आपकी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो उनको स्टडी कर लेते हैं, वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। So the first issue is clients often don't know what is needed or what is feasible. Clients को most of the time पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या या feasible है या नहीं है जो वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, जो कस्टमर को चाहिए वो बहुत सिंपल है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि आपके कस्टमर को पता ही नहीं होता उसने क्या बनवाना है आपसे या उसे क्या चाहिए। बहुत वीक सी एक स्टेटमेंट आपको मिलेगी कि फ़लान जगह पे मैंने एक फ़लान सिस्टम देखा था, मुझे भी उसी तरह का बना दें। फिर आगे हम देखेंगे कि इस तरह के इश्यूज़ को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंडर हम देखेंगे कि इस तरह के इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पास वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और उनको फिर मैनेज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। एंड व्हाट इज़ फिजिबल, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कस्टमर इतना ज़्यादा बता देता है कि वो फिजिबल ही नहीं होता। बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है उनका, ठीक है, लेकिन आपके कस्टमर ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टमर कह रहा है कि सिक्योरिटी भी बहुत हाई हो और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी बहुत हाई हो, विद इन सेकेंड्स जो है प्रोसेसेस हो रहे हो। तो जब आप सिक्योरिटी इतनी हाई करेंगे तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को डिफरेंट एल्गोरिदम्स लगाने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज क्लाइंट ऑफन लैक एप्रिसिएशन फॉर द कॉम्प्लेक्सिटीज इनहेरिट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, particularly regarding the impact of changing requirements. क्लाइंट को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनका पता नहीं होता। फाइन, जैसे हमें पता है कि जब भी रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, लेकिन कस्टमर को इस चीज़ का पता नहीं। वो कहेगा कि देखिए मैंने आपको एक सिंपल सा बटन चेंज करने का बोला है और आप कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। अब कस्टमर को तो नहीं पता ना कि उसकी वजह से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो रहा है, उस एक चेंज की वजह से हमारा पूरा सॉफ्टवेयर पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जो है वो अपनी फाइनल स्टेजेस पे है और कस्टमर आके आपको चेंजेस बता रहा होता है, जिसकी वजह से जो चेंजेस इस तरह की हैं कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब हो रहा है। फाइन, next is it is likely that increased understanding and changing condition will generate new and changed software requirements, कि जैसे जैसे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है या आपके कस्टमर को विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा मुझे तो एक्चुअल में ये चाहिए था, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज होती जाती है, या आपके इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स में उसके अकॉर्डिंग चेंज आता जा रहा है। और अगेन जब चेंज आएगा तो कॉम्प्लेक्सिटीज ज़्यादा हो जाएंगी। अब उस चेंज को हमने कैसे मैनेज करना है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इज ऑफन बिल्ट यूजिंग एन आइटरेटिव प्रोसेस रेदर देन एज अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड डाटा, कि जब रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली आप लोग आइटरेटिव फैशन में काम करोगे। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को आइटरेटिव मॉडल्स, सिक्वेंशियल कौन से हैं, आइटरेटिव कौन से हैं, इंक्रीमेंटल कौन से हैं, ठीक, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं आप लोगों को याद तो काइंडली दोबारा याद कर लें, क्योंकि अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की चीज़ों को भी दोबारा स्टडी करें। सो काइंडली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा दोबारा देखें। तो हम लोगों ने कहा कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज होती है हमें आइटरेटिव प्रोसेसेस को अडॉप्ट करना होता है, जिसकी वजह से अगेन हमारे लिए चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नेसेसरीली इनकॉर्पोरेट्स क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन, मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द टू इज समटाइम्स डिफिकल्ट। अब देखिए हम आर्ट्स को देखते हैं, फाइन आर्ट्स को हम देखते हैं तो क्रिएटिविटी और ये चीज़ें हम नज़र आती हैं, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन इतना हमें नज़र नहीं आता। और जब हम किसी डिसिप्लिन इंडस्ट्री की बात करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आर्मी को देख लें, तो वहाँ पे आपको क्रिएटिविटी कम और डिसिप्लिन ज़्यादा नज़र आएगा।
तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए कई दफ़ा कि क्रिएटिविटी भी आप मेंटेन करो और डिसिप्लिन भी। क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन वे में लेके चलना, इसको बैलेंस करना कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है। Lastly, the degree of novelty and complexity is often high as compared to other products. सॉफ्टवेयर में नोवेलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखें हर गुजरते दिन के साथ नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। हर सॉफ्टवेयर डेवलपर की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो उससे पहले नहीं बनी हुई। हर सॉफ्टवेयर हाउस का ये ड्रीम होता है कि वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लेके आए जो आज से पहले मार्केट में नहीं आया। तो नोवेलिटी बहुत ज़्यादा है, नई चीज़ें आ रही हैं और उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो है वो 3 लेवल्स पे अकर कर रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, सेकेंड इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ मेजरमेंट प्रोग्राम। इस कोर्स में हमारा फोकस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द मेजरमेंट प्रोग्राम्स पे होगा। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है क्या, हम क्यों करते हैं। फाइन, लेट्स ब्रेक डाउन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट क्योंकि ये बहुत लेंथी है ये मॉड्यूल, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनिशिएशन से लेके मेंटेनेंस तक, उस डिसीजन से लेके कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे से लेके मेजरमेंट टूल्स तक तमाम फेजेस को हमने डिटेल में देखना है कि हर एक्टिविटी को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। फाइन, तो इसको हम पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको स्टडी करना आसान हो जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को 7 मॉड्यूल्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन, सेकेंड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनेक्टमेंट, रिव्यू एंड एवेल्युएशन, क्लोजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजरमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टूल्स। ये सब मॉड्यूल्स हम लोग इन डिटेल इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन है क्या। अभी मैं एक लाइट सा ओवरव्यू दूंगी, फिर उसके बाद डिटेल में हर मॉड्यूल को हम लोग पढ़ेंगे। इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन बेसिकली बताता है कि हमने ये प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना। सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम लोग फिजिबिलिटी एनालिसिस कर सके। सेकेंड, ये क्या काम करते हैं इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन के अंडर के फिजिबिलिटी एनालिसिस कर सकें। फिर फिजिबिलिटी एनालिसिस के बाद प्रोसेस होता है हमारे पास रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ रिक्वायरमेंट्स का। डिसाइड हो गया कि ठीक है फिजिबिलिटी एनालिसिस के बाद ये प्रोजेक्ट करना है हमने, तो उसके बाद हमारे पास क्या है प्रोसेस फॉर रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। दोबारा से हम लोग रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करते हैं और ये हम देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट मॉड्यूल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, इसमें हम स्टडी करेंगे कि इसमें अब डिसाइड हो गया ना कि ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है, तो फिर एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो प्लानिंग है वो हम इस फेज़ में करते हैं। हम प्रोसेस को प्लान करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि डिलीवरेबल्स हमारे कौन कौन से होंगे, एफर्ट, कॉस्ट, कैजुअल एस्टिमेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, वो हम यहाँ पे करेंगे। रिसोर्स एलोकेशन अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ये हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लान मैनेजमेंट सब ही अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंडर स्टडी करेंगे। देन द थर्ड मॉड्यूल इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इनेक्टमेंट, ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की।
तो इसके अंडर हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स को स्टडी करेंगे, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन एंड सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्टडी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजरमेंट प्रोसेस हम देखेंगे, मॉनिटर प्रोसेस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको हम स्टडी करेंगे। कंट्रोल प्रोसेस, रिपोर्टिंग, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, क्यों किया जाता है। फोर्थ मॉड्यूल इज रिव्यू एंड एवेल्युएशन। अगेन ये प्रोसेस, ये एक्टिविटी भी, ये मॉड्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिटरमाइनिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, के रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही, जो हमने बनाया है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे या नहीं कर रहा। एंड रिव्यू एंड एवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को हम रिव्यू करेंगे, उसकी एवेल्युएशन करेंगे, और वो कैसे होती है वो हम स्टडी करेंगे। क्लोजर नेक्स्ट मॉड्यूल है। क्लोजर में सारी जितनी भी क्लोजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, वो हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो है वो अपनी क्लोजिंग स्टेज तक पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, और क्लोजर की क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम स्टडी करेंगे। देन 6 मॉड्यूल इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजरमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजरमेंट के अंडर जो है हम लोग इस्टेब्लिश एंड सस्टेन मेजरमेंट कमिटमेंट स्टडी करेंगे, प्लान द मेजरमेंट प्रोसेस स्टडी करेंगे, परफॉर्म द मेजरमेंट प्रोसेस एंड एवेलुएट मेजरमेंट्स। अगेन मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। देन हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट टूल्स हम लोग स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से टूल हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन से, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगी कि हम कौन कौन से टूल्स स्टडी करेंगे। फर्स्ट मॉड्यूल दैट इज़ इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन, उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन फोकस ये होता है कि इफेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, के जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली हम लोग लें, और उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन के अंडर जो एक्टिविटीज आती हैं उनका मेन फोकस इफेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिवली डिटरमाइन किए जा सकें, उनमें कोई एरर ना हो, कोई एम्बिगुइटी ना हो। उसके अलावा हम प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वेदर प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल और नॉट। इसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि फिजिबल और नॉट से हमारा क्या मतलब है। और जब प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली तो उसके बाद और डिसीजन ले लिया गया कि जी प्रोजेक्ट को करना है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का रिव्यू और रिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो वन बाय वन तीनों एक्टिविटीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं। सो डिटर्मिनेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स है क्या? डिटर्मिनेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर बता देता है, एक बिल्कुल विजिबल बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कि हमने एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन हो जाता है ताकि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट कर सकें और जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको बैलेंस कर सकें। फाइन, अब डिटर्मिनेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की एक्टिविटी होती है, उसके बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। सो वन बाय वन सबको स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हम लोग डिफरेंट वेज यूज करते हैं उस डोमेन का नॉलेज गेन करने के लिए जिस डोमेन के लिए हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग किसी स्कूल के लिए ERP सिस्टम बना रहे हैं, हम लोग किसी हॉस्पिटल के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, हम लोग किसी बैंक के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं, तो उस डोमेन का नॉलेज गेन करने के लिए हम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। और इसमें रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हमारा जो डोमेन नॉलेज है उसके सोर्सेज कौन कौन से होंगे। आप लोगों का कस्टमर, आप लोगों के बिजनेस जितने भी मैनुअल्स हैं, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं
वो हम एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और आपके जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, ये सारे हमारे पास सोर्सेज हैं जिससे हम डोमेन नॉलेज ले सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड आप इस तरह से करें कि आप लोगों को किसी स्कूल के लिए, क्योंकि कोविड है तो किसी स्कूल ने आपसे कहा कि हमारे लिए एक ERP सिस्टम बनाएं, तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में आप लोगों के पास क्या होगा, आप लोगों के जो सोर्सेज हैं जहाँ से आप उस डोमेन का नॉलेज ले सकते हैं, वो आपकी स्कूल मैनेजमेंट, जितना भी मैनेजरियल स्टाफ है, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सुपरवाइजर्स, ये आ जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो टीचिंग स्टाफ है वो इसमें आ जाएगा, जो स्कूल के मैनुअल्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और इसके अलावा ऑलरेडी जो स्कूल्स ERP सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और दूसरे स्टेक होल्डर्स में कौन लोग आ जाएंगे, जैसे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनसे भी आप लोग अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो फाइन उस डोमेन की। तो दीज आर द सोर्सेज फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए, जिसमें इंटरव्यूज आ जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग आ जाती है, टास्क एनालिसिस आ जाता है, डेल्फी टेक्निक्स आ जाती है, प्रोटोटाइपिंग आ जाती है। ये चीज़ें मैं इन डिटेल आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो, आप लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी पढ़ चुके हो। बेसिकली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, स्पेसिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो। हम लोग एक लाइट सा ओवरव्यू ले रहे हैं फाइन। तो ये अब इतनी डिटेल में जाना इस सब्जेक्ट में पॉसिबल नहीं है, तो अगर आप लोगों को अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स नहीं याद तो आप लोग एक दफ़ा इन दोनों कोर्सेज को रिवाइज कर लें। तो अभी हम लोग ये डिफरेंट टेक्निक्स जो आप लोग ऑलरेडी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो वो हम लोग अप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए। अब रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फॉर्मल मॉडल्स नहीं बना रहे होते फाइन। ये सिर्फ जो हमारा एनालिस्ट है उसकी नॉलेज में इजाफा कर रहा होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर रहा होता है, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट डोमेन, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें। अदरवाइज कोई हम रिक्वायरमेंट्स के फॉर्मल मॉडल्स इस एक्टिविटी में नहीं बना रहे होते। ये बेसिकली हमें इनपुट प्रोवाइड करता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन फॉर आवर नेक्स्ट स्टेज। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का एक लाइट सा ओवरव्यू, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के स्टेज पे हम लोग एक्चुअल में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के फेज से हमें इनपुट मिली स्टेज से रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के स्टेज में हम लोग उस इनपुट से फॉर्मल मेथड्स बना रहे, मॉडल्स बना रहे होते हैं। इन फॉर्मल मॉडल्स में हमारे पास तमाम फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और जो भी उनसे रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो इन मॉडल्स के अंदर हम लोग बताते हैं फाइन। अब इन मॉडल्स को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के फॉर्मल मॉडल्स को बनाने के लिए अब ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप ज़्यादा नॉलेज लेते हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है आपको, तो अगेन वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं कि दोबारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के स्टेज पे आप वापस जाते हो। मे बी रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के टाइम पे कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, जब आपने मॉडल्स बनाए, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हो, उसमें UML आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो देखिए जब हम मॉडल्स बनाते हैं तो जो मिसिंग फीचर्स होते हैं, मिसिंग फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो आप लोगों को पता चलती हैं। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स भूल गए हैं या नहीं याद आ रहे, तो आप लोग जो सेकंड सेमेस्टर वालों को मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर्स दे रही हूँ उनको आप रिवाइज कर लें, ठीक है, उनको एक दफ़ा देख लें। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम लोग फॉर्मल मॉडल्स बना रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स के। इनमें आप लोगों के कौन कौन से मॉडल्स में कौन कौन सी डायग्राम्स आ जाती हैं, आप लोगों की ERP डायग्राम्स,
आपकी डाटा फ्लो डायग्राम्स, आपकी फंक्शन डिकम्पोजिशन डायग्राम्स, आपकी डाटा डिक्शनरीज, ये सब आप पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ये सब आपकी मॉडल्स में आती हैं। रिक्वायरमेंट मॉडल्स बनाने के लिए, फॉर्मल मॉडल्स बनाने के लिए हम ये डायग्राम यूज़ करते हैं। तो अगेन जब मॉडल्स हम बनाते हैं तो मिसिंग फंक्शनैलिटीज़, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स निकल के आती हैं, और जब वो हमें पता चलती हैं तो दोबारा कई दफ़ा क्या होता है, हमारा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के स्टेज पे हम चले जाते हैं। दोबारा रिक्वायरमेंट्स ली और दोबारा फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का स्टेज पे हम लोग आ गए, दोबारा मॉडल्स में चेंजेस किए। देन आपके पास आ जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में हम लोग वेरीफाई कर रहे होते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं स्पेसिफिकेशन के फेज के स्टेज के बाद जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनको वेरीफाई कर रहे होते हैं, वैलिडेट कर रहे होते हैं। वेरिफिकेशन में हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि आफ्टर स्पेसिफिकेशन जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिस मकसद के लिए वो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रहे, क्योंकि कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में कस्टमर आपको मोस्टली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताता है। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हमने वेरीफाई करना होता है कि स्पेसिफिकेशन के बाद जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है जो सॉफ्टवेयर ने करनी है। और वैलिडेशन में हम ये देखते हैं कि अब स्पेसिफिकेशन के बाद जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आई हैं वो वैलिडेट करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के साथ कि हर रिक्वायरमेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट से जाके मिल रही है या नहीं मिल रही। हमने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं डाल दी स्पेसिफिकेशन के स्टेज में जो कस्टमर को चाहिए ही नहीं। डिटर्मिनेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स में हम ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। यहाँ से हमें सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाती हैं, हमें एक एक्चुअल पिक्चर मिल जाती है कि हमारे सॉफ्टवेयर का स्कोप क्या है, हम लोगों ने करना क्या है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है, हम लोगों को जब पता चल गया कि करना क्या है, फिर हम फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। फिजिबिलिटी हम एनालिसिस कर ही नहीं सकते जब तक हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अब बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई ना। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो देखने में हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था और हमें लग रहा था कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगेंगे और बहुत मुश्किल होगा, और हमने वो प्रोजेक्ट नहीं लिया, जबकि उसमें हमारे पास प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हम लोग ले सकते थे। ठीक है, उसमें कस्टमर हमें बहुत ज़्यादा पे कर रहा था, हमें बहुत प्रॉफिट था, लेकिन रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से हमें लगा कि, और वो गलत हमने क्यों जज किया कि रिक्वायरमेंट से नहीं क्लियर थी। जब हमें एक्चुअल पिक्चर पता चली, हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स पता चली, तो हमें पता चला कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, ये फिजिबल है, पॉसिबल है, अफोर्डेबल है। ये सारी चीज़ें हम फिजिबिलिटी एनालिसिस में स्टडी करेंगे। तो जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, हमें एक्चुअल पिक्चर प्रोजेक्ट के स्कोप का पता चल जाएगा, तो देन वी विल बी इन अ गुड पोजीशन टू कंडक्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। सो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे। अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और आप लोग कोशिश करिएगा कि आप बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि बिसाइड आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप कोई भी और प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके अपने पर्सनल बिजनेस में भी आपको ये हेल्प आउट करेगी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। जल्दी से रैप अप कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के मॉड्यूल को स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने एक लाइट सा ओवरव्यू लिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है क्या, ज़रूरत क्यों है, और मैनेजमेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जब हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को 7 मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन कर लिया, फ्रॉम इनिशिएशन टू मैनेजमेंट टू मेजरमेंट टूल, और हर मॉड्यूल को हमने लाइट सा देखा कि ये मॉड्यूल बेसिकली है किस बारे में। इन डिटेल हम अब हर आने वाले लेक्चर में हम हर मॉड्यूल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इन डिटेल स्टडी करेंगे। लास्टली हमने जो पहला हमारा मॉड्यूल था इनिशिएशन एंड स्कोप डेफिनेशन, उसके फर्स्ट एलिमेंट को हमने, दैट इज़ डिटर्मिनेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, उसको हमने स्टडी किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बच्चों, अगर इस लेक्चर में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो
तो अपने CR को बताएं। वैसे भी इंशाल्लाह कल हम लोग एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग अपने सारे लेक्चर सुन के आइएगा और अपने क्वेश्चंस जो भी आपको क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन करके आइएगा। कोई भी एम्बिगुइटी हुई आपको तो हम उस क्लास में क्लियर कर लेंगे। फाइन, चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।